नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, हम लोग पुराने जेट के प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहे थे। वे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए प्रश्नों पर चलेंगे। अगला जो आने वाला हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न को देखें तो वो प्रश्न क्या कहता है? ब्रेड व्हीट है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ब्रेड व्हीट पूछा जा रहा है। ब्रेड व्हीट क्या होता है? ब्रेड व्हीट एक गेहूं है। क्या है ये? गेहूं है। इसका मतलब ब्रेड व्हीट गेहूं है, और गेहूं की बात करें ये सारे षटगुणित होते हैं, हेक्साप्लॉइड होते हैं। जरा विकल्प को देखें। इसमें पहला जो विकल्प हमारे सामने दिखाई दे रहा है, पहला विकल्प है कौन सा? पहला विकल्प है आपसे अगुणित। ये विकल्प गलत है। द्विगुणित, ये विकल्प भी गलत है। टेट्राप्लॉइड अर्थात चतुर्गुणित, ये विकल्प भी गलत है। और चौथा जो विकल्प आपको दे रहा है हेक्साप्लॉइड, इसे कहते हैं षटगुणित। षटगुणित। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जो सही विकल्प है हमारा षटगुणित है, अर्थात ब्रेड व्हीट षटगुणित हेक्साप्लॉइड की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। मूल गोप पौधों में नहीं पाया जाता। क्या कहा है आपसे? मूल गोप, इसे कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं इसको? रूट कैप। नहीं पाया जाता, इसका मतलब वे पादप जिनमें रूट कैप नहीं होता, उनके बारे में अपन को सूचना देनी है। सबसे पहले तो बेटा अपन को ये पता होना चाहिए कि रूट कैप होता क्या है। हम लोग अगर मूल की संरचना की बात करें तो मूल की संरचना के आगे वाले भाग को हम लोग यहाँ पर रूट टिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूट टिप। ये जो रूट टिप है, इसे हम लोग कहते हैं मूल शीर्ष। क्या कहते हैं इसको? मूल शीर्ष बोलते हैं इसको। इस मूल शीर्ष की बात करें तो मूल शीर्ष पर एक सुरक्षात्मक टोपी पाई जाती है। ये जो सुरक्षात्मक टोपी होती है, मूल शीर्ष को मृदा के कणों से बचाने का कार्य करती है, अर्थात घर्षण से इसकी क्षति को रोकने का कार्य करती है। हमसे पूछा गया कि रूट कैप कहाँ नहीं पाया जाता, तो विद्यार्थियों, जहाँ पर घर्षण का मान बहुत कम होता है उन पादपों के अंदर ये पाई जाती है। और आप सब जानते हैं जलीय पादपों में इस प्रकार की घटना नहीं होती, इसलिए रूट कैप सामान्य अवस्था में जलोदविधि पादपों में अनुपस्थित होता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जूट कोरकोरस कैप्सुलेरिस से प्राप्त होता है। यह एक है। आपसे कह रहा है कि सर जूट जो है, जूट किससे प्राप्त हो रहा है? जूट कोरकोरस कैप्सुलेरिस के द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा है। लेकिन ये इस पादप के किस भाग के द्वारा प्राप्त होता है? तो देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि रेशों की बात करें तो रेशा एक तो होता है सतही रेशा। सतही रेशा जो पादप के कहां से प्राप्त होता है? सतह के द्वारा। सतह के द्वारा जो प्राप्त होता है वो कहलाता है सतही रेशा, जिसमें हमारा आता है कपास। एक हमारे पास आते हैं जाइलम के द्वारा प्राप्त होते हैं। जाइलम के द्वारा जो प्राप्त होते हैं रेशे, वो जो रेशे होते हैं उसमें हमारा आता है मूंज, सेकेरम मुंजा। कुछ रेशे ऐसे थे जो फ्लोएम के द्वारा प्राप्त होते हैं। फ्लोएम के द्वारा जो प्राप्त होते हैं, उन फ्लोएम के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे को कहते हैं बास्ट फाइबर, जिसमें हमारा एक आपने देखा होगा जो रेशा दे रखा है, इसे कहते हैं जूट और पटवा, इसके अंदर आने वाले रेशे हैं। तो आपसे जो कह रहा है कि जूट कोरकोरस कैप्सुलेरिस से प्राप्त होता है, ये पादप के किस भाग के द्वारा प्राप्त किया जाएगा? तो पादप के फ्लोएम के द्वारा प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे रेशे जो पादप के फ्लोएम के द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसे रेशों को बास्ट फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बास्ट फाइबर बोला जाता है। ये कैसे होते हैं? ये कोमल होते हैं, अर्थात मुलायम होते हैं, और इन्हें आसानी से
बुना जा सकता है, इनकी आसानी से रस्सी इत्यादि बनाई जा सकती हैं। अगले प्रश्न पे चलें। व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये मानव निर्मित पहली फसल है। व्यक्ति द्वारा निर्मित कहूं या फिर मैं कह दूं क्या कि मानव निर्मित प्रथम फसल, फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है। और फर्स्ट मैन मेड क्रॉप आपने सुना होगा कि गेहूं और राई के संकरण के द्वारा प्राप्त की गई थी, और इसके द्वारा जो प्राप्त होने वाली फसल कहलाती है ट्रीटिकेल। तो आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे कि ट्रीटिकेल मानव निर्मित प्रथम फसल है, अर्थात व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई फसल है, जो कि गेहूं और राई के संकरण के द्वारा प्राप्त की गई थी। इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प संख्या सी, ट्रीटिकेल। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न देखें। अरहर का वानस्पतिक नाम है। अरहर का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। तो बेटा ध्यान देना कि पादपों की बात करें तो पादपों में आपको वानस्पतिक नामों का याद होना बहुत ही जरूरी है। कई बार सीधे वानस्पतिक नाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जरा देखें इसमें अरहर का कौन सा वानस्पतिक नाम है। अरहर की बात करें कैजेनस कजन, ये अरहर का वानस्पतिक नाम है। हमारे लिए सही विकल्प संख्या ए आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन बेटा ये बात चल रही है किसकी? बॉटनिकल नेम की। और अगर बॉटनिकल नेम की बात चल रही है तो अगले विकल्पों को भी हम थोड़ा देख लें, हो सकता है ये हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। हमसे कह रहा फेसियोला रेडिएटा। ये जो फेसियोला रेडिएटा है ये मूंग का वानस्पतिक नाम है। किसका है? मूंग का। अगला विकल्प कहता है फेसियोला मूंगो। फेसियोला मूंगो उड़द का वानस्पतिक नाम है। और लास्ट कह रहा है फेसियोलस वल्गेरिस। फेसियोलस वल्गेरिस चौला का वानस्पतिक नाम है। तो आपके सामने चारों विकल्प स्पष्ट हुए। अरहर का वानस्पतिक नाम कैजेनस कजन, मूंग का फेसियोला रेडिएटा, उड़द का फेसियोलस मूंगो और चौला का फेसियोलस वल्गेरिस, ये इनके वानस्पतिक नाम होंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। अगले प्रश्न में चलें। एडफिक गुण संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी अपन को ध्यान होना चाहिए। एडेफिक गुण किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ एक शब्द आ रहा है एडेफिक। एडेफिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये मृदा से जुड़ा हुआ शब्द है। आप लोगों ने सुना होगा कि मृदा का अध्ययन एडेफोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर जो एडेफिक गुण है ये किससे संबंधित होता है? मृदा से संबंधित होता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। अगला प्रश्न, दैहिक गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 के, क्या कह रहा है आपसे? दैहिक गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 के बीज की भ्रूण कोशीय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? बेटा आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो अच्छा प्रश्न है। कह रहा है दैहिक गुणसूत्रों की बात करें, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी दे रखी है? 20 है। तो आपको ध्यान रखना है 2n बराबर जब 20 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 20/2, और 20/2 का मतलब हो गया n बराबर 10। यहाँ तक तो आपको ध्यान रखना है। n की वैल्यू निकाल ली। हमसे किस में पूछा गया है? हमसे भ्रूण पोषीय कोशिका में पूछा गया गुणसूत्र कितने होते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ये त्रिगुणित है। अब आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे ध्यान रखेंगे? जब n बराबर है 10, जब n बराबर क्या है? 10 है, तो 3n बराबर क्या होगा? तो 3n बराबर हो जाएगा हमारा 10 इंटू में 3 बराबर हो जाएगा 30। अर्थात कहना क्या चाहता हूँ कि दैहिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र की संख्या अगर 20 है तो भ्रूण पोषीय कोशिका एंडोस्पर्म की सेल में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? आंसर आएगा 30। समझ गए आप लोग? अगला प्रश्न,
हाँ तो विद्यार्थियों, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स है। सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स ये कौन से कुल से संबंधित हैं। हम जो बात कहना चाहते हैं कि जो ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, ये सारे के सारे कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित हैं। जब बीन्स की बात करें या ककड़ी या तरबूज, खीरे की बात करें तो ये सारे द्विबीजपत्री किस में आते हैं? द्विबीजपत्री में शामिल किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग डाइकोट्स कहते हैं। तो जरा गौर करें, क्या एक बीजपत्री है क्या? नहीं। क्या ये हमारे पास अगला विकल्प दे रखा द्विबीजपत्री है क्या? बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे पादप द्विबीजपत्री से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमको एज इट इज ध्यान रखना है कि डीएनए की संरचना का द्विकुंडित मॉडल वाटसन तथा क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जरा विकल्प देखें, इसमें अपन को विकल्प संख्या दिखाई दे रहा है बी। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित सीढ़ी नुमा मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया था जो डीएनए है, डीएनए दो प्रति समानांतर एंटी पैरेलल, एक का सिर दूसरे का पीछे का हिस्सा, एक का सिर दूसरे का पीछे का भाग, ये एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं और प्रति समानांतर सीढ़ी के समान पाए जाते हैं, जिसे सीढ़ी नुमा मॉडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पौधा बहु उपयोगी काम, रेशा, तेल और जानवरों के खाने में उपयोग में लिया जाता है? क्या कहता है बेटा अपन से कह रहा है कि ये जो आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो रेशा देता है हमको, जो तेल प्रदान करता है और जिसे जानवर अपने चारे के रूप में या भोजन के रूप में साथ में ग्रहण करते हैं। हम जरा बात करें कपास। कपास एक ऐसा पादप है जिसके बाह्य बीजोल से बाहर की तरफ से सेलुलोज के रूप में रेशे की प्राप्ति होती है और कपास के द्वारा प्राप्त इस रेशे को हम लोग सरफेस फाइबर कहते हैं। सरफेस फाइबर सतही रेशा कहलाता है। इसका मतलब कपास रेशा उत्पन्न करता है। फिर हम बात करें कपास का जो बीज होता है जिसे बिनोला कहते हैं, उससे तेल की प्राप्ति की जाती है। इसका मतलब ये तेल देने में भी सक्षम है। और फिर बात कर रहे हैं कपास जानवरों के खाने में भी दिया जाता है, तो इसका मतलब सही विकल्प हमारा होगा कपास। बच्चों, पहले ऑप्शन के बाद बाकी तीनों ऑप्शन को भी देखना जरूरी है। क्या सूरजमुखी इन तीनों ग्रुप में शामिल होता है? नहीं, सूरजमुखी तेल देने का कार्य करता है। जूट की बात करें, जूट केवल रेशा देने का कार्य करता है। सनई की बात करें, सनई से भी केवल रेशे की प्राप्ति होती है। इसे तेल और जानवरों के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता, इसलिए सही विकल्प क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस निमेटोड को सामान्यतः शिष्ट निमेटोड कहा जाता है? बेटा, शिष्ट निमेटोड बहुत कॉमन सा हमारे सामने ये शब्द आ रहा है। शिष्ट निमेटोड आपको ऐसे ही याद रखना है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। शिष्ट निमेटोड हेटेरोडेरा एविनी को कहा जाता है। अगला देखें, अमीबा में गति होती है। आपको पता है अमीबा की जब संरचना हम लोग देखें तो अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अमीबा में इसकी प्लाज्मा लेमा बाहर की ओर निकलकर कुछ विशेष प्रकार की अंगुली के समान संरचनाएं बनाती है और इन्हीं अंगुली के समान संरचनाओं को हम लोग कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। इसके कूटपाद मुथरे होते हैं। मुथरे समझते हैं, अर्थात पैने नहीं होते, नुकीले नहीं होते, इसलिए इन कूटपादों को लोबोपोडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लोबोपोडिया। चूंकि ये कूटपाद, कूट का मतलब क्या है? आभासी, झूठे प्रकार के ये बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसलिए इन कूटपादों को आभासी पाद भी
कह सकते हैं। अब देखें अमीबा में ये किससे संबंधित होते हैं, गति से संबंधित होते हैं। जरा चेक करें चारों विकल्पों में हमारे लिए सही उत्तर क्या होगा। पहला कह रहा है सीलिया, गलत। दूसरा कह रहा है फ्लैजिला, फ्लैजिला वाला विकल्प भी गलत है। तीसरा कहता है कूटपाद, बिल्कुल हमारे सामने उत्तर दिखाई दे रहा है कूटपाद। और चौथा खाद्यधानी दे रहा है, ये भी गलत है। फिर बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अभी हमारे इस प्रश्न में तो सही विकल्प दिखाई देता है कूटपाद के द्वारा जो गमन है अमीबा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यहाँ बाकी 3 विकल्प हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि ये भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला इसमें विकल्प दिया हुआ था फर्स्ट सीलिया, जिसे हम लोग कहते हैं पक्ष माभिका। ये पक्ष माभिका कहाँ पाए जाते हैं, जरा देखें। आपने एक जंतु देखा होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम पर छोटे 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 ये धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन धागे के समान संरचनाओं को कहते हैं सीलिया। आपने एक जंतु देखा होगा यूग्लिना, यूग्लिना में एक लंबी सी धागे की समान संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं फ्लैजिला। अर्थात सीलिया के द्वारा जो गमन की क्रिया होती है वो पैरामीशियम में, जबकि फ्लैजिला के द्वारा जो गति होती है वो गति सामान्य रूप से यूग्लिना में देखने को मिलती है। अमीबा में गति का मूल है ना क्या है कि जो साधन है वो है कूटपाद। और रही बात खाद्यधानी, खाद्यधानी ये अमीबा में भोजन के पाचन से संबंधित होती है। अगले प्रश्न में चलें। लीवर फ्लूक में प्राथमिक परपोषी है, लीवर फ्लूक में प्राथमिक परपोषी कौन सा है, जरा ध्यान रखें। लीवर फ्लूक में प्राथमिक परपोषी, यहाँ पर आप जरा ध्यान दें, जो लीवर फ्लूक होता है जिसे हम लोग बेटा कहते हैं यकृतकृमि, ये जो यकृतकृमि है, यकृतकृमि एक द्विपोषधीय होता है। कैसा है ये, द्विपोषधीय, अर्थात ये अपना जीवन चक्र 2 जगह पूरा करता है। इसका जो प्राथमिक पोषक होता है वो होता है भेड़, और जो इसका द्वितीयक पोषक होता है, द्वितीयक पोषक होता है जलीय घोंगे। जलीय घोंगे के रूप में लिम्निया इत्यादि आप लोग ने सुने होंगे। तो हमसे पूछा लीवर फ्लूक में प्राथमिक परपोषी होता है, तो प्राथमिक परपोषी आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, भेड़। ठीक है। अगला प्रश्न, केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों केंचुए में गमन की बात करें या लोकोमोशन की बात कर रहे हैं अर्थवोम में, केंचुए में जो गमन होता है, गमन शूक या सीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सीटी, और इसे कहते हैं शूक। ये जो सीटी होते हैं ये किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, काइटिन से निर्मित होते हैं। तो आपको पता चला कि केंचुए में गमन काइटिन से निर्मित सीटी या शूक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, केंचुए में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। देखो बेटा ऐसा है कि जो केंचुए में आपको खंडों के बारे में बात करें तो खंड अपन को एज इट इज याद रखना है कि केंचुए में मादा जनन छिद्र कहाँ होता है, नर जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है, टिफ्लोसोर किस जगह पे होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है मादा जनन छिद्र, तो केंचुए का मादा जनन छिद्र 14वें खंड में पाया जाता है। अपन को सीधा सा ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न, घोंगे में श्वसन वर्णक है। घोंगा कौन से संघ का जंतु है, घोंगा संघ मोलस्का का जंतु है। किसका जंतु है, मोलस्का संघ का जंतु है। और मोलस्का संघ में जो श्वसन वर्णक होता है वो हीमोसाइनिन कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोसाइनिन। अब बेटा यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, मानव की बात करें तो मानव में हीमोग्लोबिन, केंचुए की बात करें अर्थवर्म की, उसमें हीमोग्लोबिन, लेकिन इनमें क्या मिलता है, हीमोसाइनिन। फिर मन में विचार आएगा कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ एक शब्द दिखाई दे रहा है साइनिन, और साइनिन किससे संबंधित होता है, साइनिन कॉपर से संबंधित होता है।
नीले रंग से संबंधित होता है और नीला रंग जो होता है वो तांबे को दर्शाता है। अर्थात घोंघे में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन कहलाता है और ये हीमोसाइनिन कॉपर के कारण रंग में नीला होता है। समझ गए। जबकि हम बात करें हीमोग्लोबिन, इसमें पाई जाने वाली धातु आयरन होती है और ये रंग में कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो आपके सामने स्पष्ट हुआ कि घोंघे में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन, जबकि मानव की बात करें या फिर हम लोग कैंचो इत्यादि की बात करें तो वहाँ पर सही आंसर होता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, प्रॉन या पैलिमॉन, इसे हम लोग कहते हैं बेटा झींगा मछली। झींगा मछली, प्रॉन या पैलिमॉन या झींगा मछली में कितने जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं, अर्थात इसमें कितने जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो सीधा सा आपको उत्तर याद रखना है कि झींगे में 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 19 जोड़ी। अगला प्रश्न, ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ निम्न में से किसके आंत में पाया जाता है? देखिए बच्चों, दीमक इसका सही उत्तर होगा। दीमक की आंत में, दीमक की आंत की बात करें, दीमक की आंत में सहजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में क्या मिलता है? ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। तो ये भी अपन को याद रखना है कि ट्राइकोनिम्फा किससे संबंधित है? ट्राइकोनिम्फा दीमक से संबंधित होगा। अगला प्रश्न, कॉकरोच में श्वसन वर्णक है, सॉरी कॉकरोच में श्वसन होता है, कॉकरोच में श्वसन होता है। श्वसन की बात करें तो बेटा अलग अलग जंतुओं में श्वसन अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं मानव इत्यादि में श्वसन की क्रिया मुख्य श्वसन सतह फेफड़े के द्वारा होती है। हम बात करते हैं कुछ जलीय जंतुओं में जिनमें यह श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा होती है। कीटों की बात करें तो कीटों में ये ट्रैकिया के द्वारा होती है। और आप भी जानते हैं जो कॉकरोच है ये एक प्रकार का कीट है। इसका मतलब हमारे इस कॉकरोच में श्वसन की क्रिया ट्रैकिया के द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम का प्रचलित नाम है। हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये खपरा बीटल, किसकी बात कर रहे हैं? खपरा बीटल का प्रचलित नाम है। आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। बच्चों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं इनमें से कुछ प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, जो कंसेप्ट पर आधारित हैं, उन्हें आप लोग कंसेप्ट के साथ ही समझें, साथ ही उनको याद करने की कोशिश करें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट डेटाबेस होते हैं, उन्हें अपन लोग सीधे ही याद करें, जो कि हमारे पेपर में आने के दौरान हमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन उत्पन्न ना करें। धन्यवाद।